नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे क्राउन का सेट नंबर 4। इससे पहले हम लोगों ने क्राउन का 3 सेट देखे, 20 सेट है। बिहार एसआई के लिए 20 सेट कंप्लीट करना है। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग जानते हैं बुद्ध के गृह त्याग की घटना को। ऑप्शन नंबर सी। वहीं बुद्ध के प्रथम प्रवचन को हम लोग क्या कहते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन। और बुद्ध के निर्माण यानी मृत्यु को हम लोग महापरिनिर्वाण के रूप में जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग जानते हैं बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था और 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष का। प्रश्न है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे जैन। ऑप्शन नंबर बी, वे जैन थे। प्रभासगिरी तीर्थ स्थल जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। यह उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है। छठे तीर्थंकर जो थे पद्म प्रभु, उनसे संबंधित है, जिनका प्रतीक चिन्ह था लाल कमल। क्या था? लाल कमल प्रतीक चिन्ह था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया था। तो किसने प्राप्त किया था? चरक ने प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी, चरक। ये किसके दरबार में रहते थे? ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध है। तो चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। चैतन्य का जन्म बंगाल के नादिया जिले में 1486 ईस्वी में हुआ था। 1486 में। पिता का नाम जगन्नाथ मिश्रा और माता का नाम सची देवी था। इनका बचपन का नाम निमाई था। यह भक्ति परंपरा के प्रतिपादक थे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। तो किसने लिखा है? जहांगीर ने। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी की रचना फारसी में किया है। चूँकि यह अपनी पूरी इस आत्मकथा को कंप्लीट नहीं कर सका था। इनकी पूरी जो है आत्मकथा को किसने कंप्लीट किया? तो इस मोतबिन खां ने कंप्लीट किया था। किसने कंप्लीट किया था? मोतबिन खां ने। जहांगीर ने अपनी इस पुस्तक में अपने पिता के विरुद्ध किए गए विद्रोह और नूर जहां से विवाह की परिस्थिति आदि का वर्णन बहुत संक्षिप्त में दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। तो ये मराठा प्रशासन में था। हम लोग जानते हैं किस में था? मराठा प्रशासन में था। वहीं अष्टप्रधान में जो मंत्री शामिल थे, पेशवा जिन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था, वित्त मंत्री को आमत्य या मौजूदार कहा जाता था, पत्राचार विभाग सचिव या सुंदरवीस के पास होता था। वहीं दरबारी कार्यों का रिकॉर्ड रखने वाले को हम लोग मंत्री या वाकिया नवीस कहते थे। वहीं सेना की भर्ती और उसकी देखरेख को सेनापति सरे नौबत कहते थे। वहीं विदेश मंत्री को सुमंत के नाम से जानते थे। धार्मिक बातों में छत्रपति को जो सलाह परामर्श देता था पंडित राव कहलाता था। और न्याय विभाग देखने वाले को न्यायाधीश कहा जाता था। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए। कब मारे गए? तो 1799 में। ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। और इसमें वायसराय कौन था? वेलेजली के समय, लॉर्ड वेलेजली के समय टीपू सुल्तान मारा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। किसने कहा था? तो ये दयानंद सरस्वती ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती ने कहा था। 1883 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया। 1883 ईस्वी में। विदेशी राज चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन यह सुखदायक नहीं हो सकता है। यह कथन था दयानंद सरस्वती का। अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं कर सकता है। चलिए देखते अगला प्रश्न। प्रश्न है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। तो इसके जस्ट पहले क्या हुआ था? तो रॉलेट एक्ट का बनना। रॉलेट एक्ट जो भारत आया था और जो पारित हुआ था, उसी के एवज में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। वहाँ पे जो है पूरी सभा रखी गई थी और इस सभा में जनरल ओ डायर ने गोली चलवा दिया था, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए थे। लगभग 379 व्यक्ति मारे गए थे। 379 सरकारी आंकड़ा है। गैर सरकारी स्रोत के अनुसार 1000 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? 13 अप्रैल 1919 को।
13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? तो किस दल की स्थापना किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। त्रिपुरी अधिवेशन में चुनाव को लेकर गांधी जी से इनका मतभेद हो गया था, जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के उसमें अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इस्तीफा देने के बाद इन्होंने 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो पाक जलदमरू के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। गारो, तो गारो मेघालय, गारो जनजाति मेघालय में, मीरी जनजाति अरुणाचल प्रदेश, कोल्लई मलाई तमिलनाडु और डामला झारखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 3, 2, 4। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन हैं? तो हम लोग जानते हैं सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर ए, सबसे अधिक क्षेत्रफल राजस्थान का है। वहीं राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है ताप्ती। ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती, जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई शहर के निकट सतपुड़ा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। यह अपने मार्ग कितना किलोमीटर प्रवाह करती है? तो 724 किलोमीटर, और उसके बाद यह जाकर अरब सागर में समाहित होती है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विषमों से। ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी विषमों से भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। वहीं शीत ऋतु में तमिलनाडु में भी वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, तो यह किस राज्य की एक संयुक्त परियोजना है? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए, ये तीनों राज्य की संयुक्त परियोजना है। इस डैम का निर्माण हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के भाखड़ा गांव में सतलज नदी पर किया गया है, जिसका निर्माण पूरा हुआ था 1963 ईस्वी में। इस बांध के पीछे बनी झील का नाम है गोविंद सागर। क्या नाम है? गोविंद सागर। वहीं सतलज नदी पर दूसरा बांध भी है। दूसरा बांध पंजाब के रूपनगर जिले में नांगल नामक स्थान पर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ, उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों हुआ? तो हम लोग जानते हैं हरित क्रांति में सबसे अधिक उत्पादन किसका हुआ था? गेहूं का हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत लगभग 1966-67 के आसपास हुआ था। 1966-67 के आसपास हुआ था, जिसमें सबसे अधिक उत्पादन में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, कौन सही सुलेमित नहीं है? तो देख लेते हैं। सही सुलेमित नहीं, मक्का उत्तर प्रदेश सही है, जूट पश्चिम बंगाल ये भी सही है, कपास महाराष्ट्र ये भी सही है, सोयाबीन आंध्र प्रदेश ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन उत्पादन में एमपी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। एमपी पूरे भारत का लगभग 52% सोयाबीन का उत्पादन करता है, पूरे भारत का 52%। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक 7100 मेगावाट सौर ऊर्जा से बिजली तैयार करती है। वहीं बात करें दूसरे स्थान पर तेलंगाना का नंबर है, यह 5000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। उसके बाद राजस्थान का नंबर है जो 4400 मेगावाट सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है,
भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यह लखनऊ में स्थित है। वहीं राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान ये कोयम्बटूर में है, कन्फ्यूजन नहीं करना है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है और गन्ना प्रजनन संस्थान यह कोयम्बटूर में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो सूर्य को कितना समय लगता है? तो सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगता है। ऑप्शन नंबर सी। आकाशगंगा में स्थित प्रत्येक तारा आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है, तो उसी क्रम में सूर्य भी उसकी परिक्रमा करता है। सूर्य अपने आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है और इसे चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगता है। इसकी गति है 220 किलोमीटर पर सेकेंड, 220 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा इसमें एक और शामिल है, इसमें शामिल है इरिट्रिया। कौन शामिल है? इरिट्रिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण अमेरिका में पक्षियों की 9,000 प्रजातियों में से 40% वास करती है। 40% कहाँ निवास करती है? दक्षिण अमेरिका में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। ऑप्शन नंबर बी, होन्शु द्वीप। इसी पर जापान की राजधानी टोक्यो भी है। इसी पर नगोया शहर, याकोहामा शहर, कावासाकी शहर, क्योटो शहर और ओसाका शहर है। जापान में लगभग 6,000 से ज़्यादा द्वीप है, 6,000 से ज़्यादा द्वीप है। अगला प्रश्न है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। तो उप सभापति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर ए। कैबिनेट मिशन योजना में अंतरिम सरकार के संबंध में यह प्रस्ताव किया गया कि अंतरिम सरकार को देश के प्रशासन के संचालन में अधिकाधिक स्वायत्तता प्राप्त होगी। इस अंतरिम सरकार में 14 सदस्य होने थे। कितने सदस्य होने थे? 14 सदस्य होने थे। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 14 संसदीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन और उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री भी बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है? तो इसमें बिहार को कभी विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त नहीं है। सबसे पहली बार हम लोग सेट में भी देखे हैं 1969 में गॉडगिल फॉर्मूले पर 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, 11 राज्य, अभी 11 राज्य है जिन्हें विशेष श्रेणी दर्जा प्राप्त है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्य परिषद के प्रस्ताव से। ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद धारण करेगा। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। वहीं उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से पारित कर दे, जिसे लोकसभा सहमत हो। और वहीं इसकी सूचना उन्हें 14 दिन पूर्व देनी होगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा ही हटाया जाता है। अनुच्छेद 94 के अनुसार अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने का प्रावधान उल्लेखित है।
या अध्यक्ष यदि लोकसभा का सदस्य नहीं है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। वहीं अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। अनुच्छेद 94 गौ में यह कहा गया है कि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा ही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लोक लेखा समिति वित्तीय समिति होती है जो वित्तीय जांच करती है। याचिका समिति कार्यकारी समिति होती है। वहीं स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति ये तदर्थ समिति, विभागीय समिति, स्टैंडिंग समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। तो किसके द्वारा होना आवश्यक है? तो राज्यपाल की बात हो रही है, तो राज्य की विधायिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 213(2) के अनुसार राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश राज्य की विधायिका द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। यह अनुमोदन विधायिका के पुनः समावेश होने के 6 सप्ताह के अंदर होना चाहिए। जैसे ही राज्यसभा चालू होता है, उसकी बैठक चालू होती है, 6 सप्ताह के अंदर होना चाहिए, नहीं तो यह परिवर्तन में नहीं रहता है। अगला प्रश्न है। अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो यह कलकत्ता उच्च न्यायालय का अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी। वहीं आप लोग जान लें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1862 ईस्वी में। अभी वर्तमान में भारत में 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता 1 से अधिक राज्य या संघ क्षेत्रों पर है। वो कौन कौन है? तो कोलकाता, मुंबई, मद्रास, केरल, गुवाहाटी, पंजाब, हरियाणा तथा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं? भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णयन संस्था योजना आयोग है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। ये सर्वोच्च योजना आयोग नहीं, ये राष्ट्रीय विकास परिषद होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद सर्वोच्च निर्णयन संस्थान है भारत में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है? तो देख लेते हैं। किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल ये शामिल है। किसी दल में विविध चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल यही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो कौन सी समिति संबंधित नहीं? PBN राव समिति। ऑप्शन नंबर ए। PBN राव समिति, इनका संबंध पंचायती राज से नहीं है, जबकि बाकी ML सिंघवी समिति आप लोग जानते हैं 1986 में गठन हुआ था। इन्हीं के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। बलवंत राव मेहता समिति 1957 में इसका गठन हुआ था। वहीं अशोक मेहता समिति 1977 में इसका स्थापना हुआ था, गठन किया गया था। अगला प्रश्न है। भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष होता है। तो भारतीय नौसेना में सेना के जो लेफ्टिनेंट कर्नल होता है उसके समकक्ष को क्या कहते हैं? तो उसके समकक्ष को हम लोग कहते हैं कमांडर। ऑप्शन नंबर सी। जैसे जनरल, थल सेना में जनरल, तो उसे उनके समकक्ष वायुसेना में होते हैं एयर चीफ मार्शल और नौसेना में। प्रश्न है। सर्वप्रथम किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया खान अब्दुल गफ्फर खां। ऑप्शन नंबर बी। इन्हें सबसे पहला विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। इन्हें दिया कब गया था? तो 1987 में। 1987 में। अगला प्रश्न है। कैनॉन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो कैनॉन शब्द स्कूनर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। ये होता कब है? जब किसी क्यू गेंद दूसरे खिलाड़ी के क्यू गेंद और लाल गेंद को एक ही शॉट में मारती है तो कैनन होता है और इससे उन्हें 2 पॉइंट मिलते हैं। तो ये किससे संबंधित है? स्कूनर से संबंधित है। अगला प्रश्न है। इसका कालानुक्रम में सजाना है। सबसे पहले क्या हुआ था? गरीबी हटाओ। हम लोग जानते हैं गरीबी हटाओ का नारा ये इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण
1969 में हुआ था। अब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 3-2-1, ऑप्शन नंबर बी, 3-2-1। अगला प्रश्न है, ई स्टेट ड्यूटी से आप क्या समझते हैं? तो ई स्टेट ड्यूटी क्या होता है? तो ये होता है किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण पर लगने वाला कर ई स्टेट ड्यूटी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ये मैथ से प्रश्न है, 10 वर्ष, इसे आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ डाल देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी, 10 वर्ष पूर्व करा। यदि आज दोनों का उम्र का अनुपात 3:4 है तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगा? एक्स अगर मान लेते हैं तो वर्तमान में 3x और 4x, 10 वर्ष पहले की बात करा है तो इसमें से वर्तमान में उसमें माइनस कर दीजिए और इसमें भी माइनस कर दीजिए। अकारा आधी था, इसे अगर सॉल्व कीजिएगा तो x का मान कितना होगा? तो x का मान 5 आएगा। तो 5 दिया 15 और 5 चौक 20, तो 15 और 20 35। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों का उम्रों का योग 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है, स्किप कर देते हैं, आंसर बता देते हैं। 42 नंबर का आंसर बनाइएगा आप लोग। तो 42 नंबर का आंसर हो जाएगा, अगर किस रेशियो में मिलाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 12, इसका आंसर हो जाएगा 12%। वहीं 43 नंबर की बात करें तो 43 नंबर का आंसर हो जाएगा 53, बी नंबर। वहीं 44 नंबर, इसे आसानी से हम लोग बना सकते हैं, एक संख्या को पहले 20% कम की जाती है। तो 100 मान लेते संख्या 100 है तो 20% कम करेंगे तो 80 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि उसमें 20% वृद्धि की जाती है तो 120% हो जाएगा। तो इसका 120% निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा? ये काट दिए, 12 96। तो कह रहा है मूल परिणाम 20 कम है, जबकि हम लोग देख रहे हैं 96 है, यानी 4 कम है, 4 कम है और मूल परिणाम 20 कम है। तो एक रेशियो का मान कितना होगा? 5 होगा। तो 100 रेशियो का निकालना है, तो 100 रेशियो का निकालना है, तो 100 रेशियो का मान 500 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 40,000 में 100 गाड़ी खरीदी। यदि 60 गाड़ियों का औसत मूल्य 500 है तो शेष गाड़ियों का औसत मूल्य क्या होगा? बहुत आसान प्रश्न है। 60 गाड़ियों का औसत मूल्य कितना, औसत मूल्य दिया हुआ है तो 7 गाड़ियों का मूल्य कितना होगा? तो 60 गुना 500 करेंगे तो 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। तो शेष गाड़ी बचा कितना? तो 40 गाड़ी बचा है, 40 गाड़ी बचा है तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा? तो 60 निकालिए दिए हम लोग 30,000, तो 40 का मूल्य हो जाएगा 10,000। तो कह रहा है कि इसका एवरेज कितना होगा? तो 10,000 को हम लोग 40 से डिवाइड कर देंगे, औसत निकाल लेंगे। इसे डिवाइड करेंगे तो 250 आएगा। 10,000 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 250 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? ये संबंधित है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से, ऑप्शन नंबर बी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। तो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह है वरुण। कौन है? वरुण। और सबसे नज़दीक ग्रह है बुध, सबसे नज़दीक ग्रह है बुध। ये 8वां ग्रह है, पहले 9 थे, 2006 में जो है नेपट्यून को ख़त्म कर दिया गया। तो अभी कितने ग्रह हैं? तो अभी ग्रहों की संख्या 8 है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में डीएनए होता है हरित लवण में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में। ये सभी में, पादप लवण के लवित हरित लवक में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और केंद्रक में भी डीएनए होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? तो इसरो कहाँ स्थित है? तो हम लोग जानते हैं बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसरो का गठन कब किया गया था? 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में। भू स्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है 24 घंटा में। कितने घंटे में? 24 घंटा। पृथ्वी जितनी देर में अपने अक्ष पे घूमती है उतना ही देर में वह जो है पृथ्वी का चक्कर भी लगाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? तो समवेग, समवेग सदिश राशि है, बाकी ये सारे अदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्राथमिक रंग कहलाता है लाल हरा नीला। लाल हरा नीला प्राथमिक रंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है?
ये हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? हम लोग जानते हैं होमोसेस्पियन। ऑप्शन नंबर सी। वहीं आप लोग बताएं, मेढक का राना टिग्रीना, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना, मेढक का, बिल्ली का फेमिस डोमेस्टिका, कुत्ता का कैनिस फैमिलियर्स, वहीं गाय का बॉस इंडिकस। अगला प्रश्न है, घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। इस बीमारी में वैसे तो मरीज को दर्द नहीं होता, लेकिन इससे खांसी निकलने व सांस लेने में दिक्कत आती है। अगला प्रश्न है, तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तो तड़ित चालक ये किसके बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं तांबे के, कॉपर का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पालक और हरी पत्तेदार सब्जियों से। पालक और हरी पत्तेदार सब्जियों से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, आवर्त के नियम की खोज किसने किया? तो आवर्त के नियम की खोज किया था टोरिसोली ने। ऑप्शन नंबर ए। टोरिसोली ने किया था। प्रश्न है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? ये किया था जोसेफ लिस्टर ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित है यकृत। ऑप्शन नंबर सी। यकृत प्रभावित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? तो मुक्त पृष्ठ क्या होगा? तो परवलयी वक्र का आकार लेगा। ऑप्शन नंबर डी। होगा क्या? जब तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का टैंकर जब समतल सड़क पर आगे एक समान त्वरण से जा रहा होगा, तब तेल का मुक्त पृष्ठ तनाव के कारण एक परवलयी वक्र का आकार ग्रहण कर लेगा, पृष्ठ तनाव के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, मिलान किया हुआ कौन सही नहीं है? तो देख लेते हैं, अमराबाद टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना बिल्कुल सही। पखोई टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश ये भी सही। औरंग टाइगर रिजर्व आसाम ये भी सही है। सरिस्का टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल ये गलत है। सरिस्का हम लोग जानते हैं कहाँ है, सरिस्का राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ये 2014 में शुरू किया गया था। 2014 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण में प्रभावी कमी, संरक्षण और उसका कायाकल्प बदलने के लिए इस कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो ये H2SO4। ऑप्शन नंबर सी। H2SO4। H2SO4 जो है यह एक तीव्र अकार्बनिक पदार्थ है, तीव्र अकार्बनिक अम्ल है। शुद्ध H2SO4 रंगहीन, गंधहीन और तेल जैसा भारी तरल पदार्थ है जो जल में हर परिणाम में विलय है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में और अनेक रासायनिक उद्योगों में रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। मॉर्फिन ये हो जाएगा एनाल्जेसिक। सोडियम, तो सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक। और वहीं जर्मन सिल्वर ये मिश्र धातु है कॉपर, जिंक और निकेल का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा निम्न में से किसने दे दिया है? ये थोड़ा पहले का प्रश्न है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा बोरिस जॉनसन जो थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था। और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री कौन बने हैं ब्रिटेन का? ऋषि सुनक बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित करता है? तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित करता है NSSO। यह एकत्रित भी करता है और यही प्रकाशित भी करता है।
प्रश्न है 2021 में भारतीय नागरिकता का त्याग करने वाले भारतीय नागरिकों की शीर्ष पसंद का देश कौन सा है? तो ये अमेरिका है। कौन है? अमेरिका। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके का नंबर आता है। अगला प्रश्न है भारत को किस वर्ष आईसीसी महिला क्रिकेट एक दिवसीय विश्व कप के मेजबान के रूप में चुना गया है? तो आईसीसी महिला विश्व कप जो 2025 में होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य रागी फिंगर मिलेट का अग्रणी उत्पादक है? तो इसका अग्रणी उत्पादक राज्य है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक है। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? आशीष कुमार चौहान को। ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले अंकिता सूली किस खेल से जुड़े हैं? तो इनका संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से है। ऑप्शन नंबर ए। यह जो है इनकी उम्र मात्र 20 वर्ष है। 20 वर्ष की अंकिता सूली ने भारोत्तोलन के 73 kg वर्ग वाले में इन्होंने राष्ट्रमंडल में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। 1 अगस्त को ट्रिपल तलाक नियम के खिलाफ कानून लागू करने के जश्न मनाने के लिए ये मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाने लगा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किया है। तो ये किसने किया है? सुरेश रैना ने। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नोजल वैक्सीन विकसित किया जिसे DCGI की मंजूरी मिली है? ये भारत बायोटेक ने। किसने? भारत बायोटेक ने 6 दिसंबर 2022 को आपातकालीन उपयोग के लिए नोजल वैक्सीन कोविड-19 के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI से मंजूरी मिल गई है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र को किस वर्ष जारी रखने की मंजूरी दिया, यानी किस वर्ष तक उसे बढ़ाया है, एक्सपेंड किया है? तो ये किया है 2024 तक। कब? 2024 तक। इसका शुरुआत कब किया गया था? सभी के लिए आवास मिशन जून 2015 में इसकी शुरुआत किया गया था, जून 2015 में। अगला प्रश्न है किस कंपनी ने दूसरी पीढ़ी 2G का इथेनॉल प्लांट विकसित किया है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है? तो ये RIL ने। किसने? RIL ने विकसित किया है। ये है क्या? तो देश में जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 2G जैव ईंधन संयंत्र की स्थापना की गई है। चलिए अगला प्रश्न है कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए जो है पहली वैक्सीन लॉन्च करने वाला है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये महिलाओं में होने वाला चौथा सबसे आम कैंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मिखाइल गोर्बाचेव जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है वह किस देश के थे? तो यह थे रूस के। किस देश के थे? रूस के थे। उन्होंने 1990-91 में सोवियत संघ के विघटन तक संयुक्त राष्ट्र सोवियत संघ के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हाल ही में खबरों में रही लिनथोई चनम्बम किस खेल से जुड़ी है? तो इनका संबंध जूडो से है। किससे? जूडो से है। 57 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है जूडो विश्व चैंपियनशिप में। यह मात्र 15 वर्ष की है और यह मणिपुर राज्य की है। किस राज्य की है? मणिपुर राज्य की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश में। किसने लॉन्च किया है?
उत्तर प्रदेश में। राज्य की पारिवारिक इकाइयों का एक व्यापक डाटाबेस स्थापित करने और इसकी विभिन्न योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान करने के लिए इसकी घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस जागरूकता फैलाने और इस तथ्य पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है कि सेरेब्रल पॉल्सी दुनिया भर में लगभग 17 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है, जो अक्सर संवेदना, धारणा, अनुभूति और व्यवहार की गड़बड़ी के साथ सामने आती है। अगला प्रश्न है, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2022 में विजेताओं में से एक हैं एंटोन जिलिंगर। ये किस देश के? यह ऑस्ट्रिया के। किस देश के हैं? ऑस्ट्रिया के। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ऑप्टिमस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है? ये किसने लॉन्च किया है? यह टेस्ला ने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर सी। अगला, एक उन्नत पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। यह जो आरबीआई के गवर्नर शक्तिदास ने एक नई सुपर टेक पहल की शुरुआत किया है। यह केंद्रीय बैंक की उन्नत निगरानी प्रणाली है जिसे पर्यवेक्षीय प्रक्रिया और अधिक उन्नत बनाने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है पंजाब में। ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में किया गया है। और इसमें जो है सीबीजी आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भारत के मास्टर प्लान की शुरुआत इसके तहत किया गया है। साथ ही सरकार इस पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए हर कदम उठाने के उद्देश्य से यह प्लांट लगाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के लीडर लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो ये किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए? आयरलैंड के। ऑप्शन नंबर सी, ये आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। वहीं अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया है अगरतला में। मोदी ने लगभग 2 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण योजना लाभार्थियों के लिए अगरतला में गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका उद्घाटन हैदराबाद शहर में किया गया। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? तो नमामि गंगे को। किसे? नमामि गंगे को, जिसका शुरुआत 2014 में हुआ था। इस पहल की शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने और पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत और कजाकिस्तान की सेनाएं भारत के किस राज्य में एक्सरसाइज काजिंद 2022 का आयोजन कर रही थी? ये समाप्त हो गया है। इसका आयोजन मेघालय में हुआ था 15 से 28 दिसंबर 2022 में इसका आयोजन मेघालय में किया गया था, काजिंद 22। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना एक्सरसाइज सूर्य किरण का 16वां संस्करण किस देश की सेना के साथ भाग ले रही है? तो सूर्य किरण सेना अभ्यास यह भारत और नेपाल की संयुक्त सेना अभ्यास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बिहार के कौन मुख्यमंत्री बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे? तो ये सदस्य रहे थे, तो कौन रहे थे? तो अब्दुल गफूर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल गफूर, जो 1973 से 1975 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। अगला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा सिख सर्किट कहाँ स्थित है? ये पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये भी पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भोजपुरी सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है भोजपुरी सिनेमा के जनक के रूप में? विश्वनाथ प्रसाद
शाहाबादी को, विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी को। इन्हीं के निर्देशन में फिल्म बना था। कौन? गंगा मैया तोहे पीरी चढ़े वो। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। मिथिला क्षेत्र में किस नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है? तो कमला नदी को। ऑप्शन नंबर सी, कमला नदी को। अगला प्रश्न है, बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री कौन है? तो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ये कौन है? आलोक कुमार मेहता हैं। ऑप्शन नंबर बी, आलोक कुमार मेहता हैं। वहीं बात करें अशोक चौधरी, यह भवन निर्माण मंत्री इनके पास है। वहीं बात करें सुरेंद्र यादव, यह सहकारिता विभाग इनके पास है। और विजेंद्र यादव की बात करें तो ऊर्जा विभाग और योजना एवं विकास विभाग है। अगला प्रश्न है, बिहार में वज्रपात से बचने के लिए कितने जिलों में हूटर लगाने की योजना है? तो ये बिहार के सभी जिलों में। ऑप्शन नंबर डी, बिहार के सभी जिलों में वज्रपात से बचने के लिए हूटर लगाने की योजना है, जो लोगों को 40 मिनट पहले वज्रपात की जानकारी देगा। फिलहाल यह पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसका इस्तेमाल औरंगाबाद, पटना और गया जिला में होगा और इसे जनवरी में प्रारंभ करने का उम्मीद है। यही इसी जनवरी 2023 जनवरी में यह प्रारंभ किया गया है। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। और प्रश्न है, बिहार के ग्रामीण इलाकों में पानी उपलब्ध कराने के लिए कितने गांवों में एक एक चापाकल लगाए जाने की योजना है? तो कितने गांवों में? 10,000 गांवों में। ऑप्शन नंबर सी, 10,000 गांवों में। राज्य के ग्रामीण इलाकों में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए 10,000 गांवों में एक एक चापाकल लगाया जाएगा, जिसकी गहराई होगी 300 फीट, जो 12 महीना 24 घंटा इससे पानी निकलेगा। और ये लगाएगा कौन? तो ये लगाएगा PHED पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा लगाया जाएगा और वही गाँवों का चयन करेगा। दोस्तों ये था क्राउन का बेहतरीन सेट, जो आगामी आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें करेंट के भी क्वेश्चन है, इसमें मैथ से भी प्रश्न है और जीके जीएस तो है ही। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, सभी एग्जाम के लिए फ़ायदे होंगे। दोस्तों अगर वास्तव में वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे।